गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिकी संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के बारे में चर्चा करते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की कटु आलोचना की थी। अमेरिकी संविधान के लेखकों में ब्रॉगन लुई, बोदा, एडम ब्रुक्स तथा लास्की इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। इन लेखकों द्वारा निम्न आधारों पर न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की जाती है। नंबर 1, न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं। आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार का कोई संवैधानिक आधार भी नहीं है। संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा कर उन्हें रद्द कर सकता है। नंबर 2, आलोचना आती है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित। सर्वोच्च न्यायालय को वैधानिकता के आधार पर कानूनों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैधानिक निर्णय देते हुए उन्हें अपनी राजनीतिक विचारधारा से रंग देते हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि केवल काला लबादा ओढ़ लेने से कोई व्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो जाता। न्यायाधीश लोग जीवित प्राणी होते हैं, वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं। अतः जब कभी कांग्रेस का कोई ऐसा अधिनियम उनके सामने आता है जो उनकी विचारधारा के विरुद्ध होता है, तो वे संवैधानिकता की आड़ में उसे रद्द कर देते हैं। तो दूसरी आलोचना हुई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। नंबर 3 है प्रगतिशीलता में बाधक। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में सामान्यतया प्रतिक्रियावादिता और रूढ़िवादिता का ही परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय आय कर व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित करने एवं दास प्रथा को समाप्त करने से संबंधित प्रगतिशील निर्णयों को रद्द कर प्रगतिशीलता में बाधक बना है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति एवं उनके प्रशासन काल में कांग्रेस द्वारा पारित राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट तथा कृषि आयोजक एक्ट रद्द करके तो सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रियावादिता पर मोहर ही लगा दी थी। एक अन्य आलोचना आती है निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया है उसकी भी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीश उसे असंवैधानिक कहकर रद्द कर देते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है और यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। प्रश्न यह है कि यदि कानून असंवैधानिक है तो न्यायाधीशों में मतभेद क्यों है? निर्णय की यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया जनता में अविश्वास और निराशा भर देती है। यानी कि जो निर्णय है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो बहुमत से दिए जाते हैं और कुल न्यायाधीश संख्या 9 है, तो बहुमत अगर 5 न्यायाधीश एक तरफ हो जाते हैं तो उस निर्णय को वैध मान लिया जाता है। लेकिन 4 न्यायाधीश का विरोध में होते हैं तो वो निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है।
एक अन्य आलोचना की जाती है सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन। आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तृतीय सदन या तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो नितांत अनुचित है। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए और अमेरिकी जनता इस कार्य के लिए कांग्रेस सदस्यों को चुनती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। यानी कि हम जानते हैं कि कानून निर्माण की शक्ति जो है सदन को, संसद को ही प्राप्त होती है, यानी अमेरिका के तहत कांग्रेस को ही प्राप्त है। लेकिन अमेरिकी जनता ने इस कार्य के लिए कांग्रेस में सदस्यों को चुनती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों की जांच करता है और उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इस तरह उसने एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन लोकतंत्रीय नहीं है और न्यायाधीशों को कार्यपालिका ही नामजद करती है। अतः इन न्यायाधीशों को जनप्रतिनिधियों से उच्च स्थिति प्रदान करना निश्चित रूप से अलोकतंत्रीय ही है। लास्की और ब्रॉगन ने इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। जब न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति को रद्द किया गया तो संघीय न्यायपालिका के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता बताते हुए राष्ट्रपति ने कांग्रेस को अपने संदेश में कहा था, क्या कहा था वो सुनिए। इस बात का महत्व ही नहीं है कि कांग्रेस ने कानून का निर्माण किया है, कार्यपालिका ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रशासकीय तंत्र उसे क्रियान्वित करने की प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायपालिका एक अतिरिक्त कार्य अपने हाथ में ले रही है और उसके द्वारा राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के ढीले रूप में संगठित तथा धीमी प्रक्रिया से कार्य करने वाले तृतीय सदन का रूप ग्रहण किया जा रहा है। एक अन्य आलोचना की जाती है सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अस्थिरता। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ी अस्थिरता उत्पन्न करने का कारण भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस का एक कानून काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में आता रहता है और लोग उसके अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है और वर्षों से उसके आधार पर किया गया समस्त कार्य असंवैधानिक हो जाता है। यह स्थिति नागरिकों में समस्त कानूनी ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। इससे राजनीतिक जीवन के उद्देश्यों में भी निश्चितता नहीं हो पाती। कोई भी राजनीतिक दल विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि उसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम की कौन कौन सी बात कानून बनने पर न्यायाधीशों द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। एक अन्य आलोचना आती है विधानमंडलों में उत्तरदायित्व का ह्रास। प्रोफेसर ब्रॉगन द्वारा इस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गई है कि इसके परिणाम स्वरूप विधानमंडलों के उत्तरदायित्व की भावना कम होती है तथा उसके काम में लापरवाही एवं असावधानी बढ़ जाती है। कांग्रेस सदस्य यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि उनके द्वारा निर्मित कानूनों में कोई कमी रह भी गई तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दूर कर लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है उसकी भिन्न भिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी न्यायिक पुनरावलोकन का अपना महत्व है और सर्वोच्च न्यायालय की इस न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के महत्व के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।